स्वयं को एक नई आशा दीजिए। जो भी सोचा है उसे पूरा करने की शक्ति लीजिए। कुछ गलतियां हो गई अपनों से तो कोई बात नहीं, नया है दिन, सब कुछ भूल कर, सब बातों को निकाल कर मन से, सबको मन से क्षमा कीजिए। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। क्षमा करना और क्षमा मांगना दोनों ही मनुष्य के सर्वोच्च और सर्वोत्तम गुण हैं। क्षमा में असीम शक्ति है जो जीवन में शांति लाने का सबसे अच्छा विकल्प सिद्ध होती है। इसलिए समय के साथ पुरानी बातों को, पुरानी त्रुटियों को, गलतियों को क्षमा कर देना चाहिए, उन्हें मन से निकाल देना चाहिए और नए दिन में, नए क्षण में, नए पल में नए रिश्तों की शुरुआत करनी चाहिए और संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। समय का ज्ञान लेते हैं और आइए देख लेते हैं इसके लिए आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन कार्तिक मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि सोमवार, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। जिस प्रकार अच्छी सुगंध अच्छे इत्र की पहचान होती है, ठीक उसी प्रकार अच्छे शब्द अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होते हैं। मनुष्य के शब्द नहीं बोलते बल्कि उसके संस्कार बोलते हैं। शब्द किसी भी मनुष्य के संस्कारों के मूल्यांकन का सबसे प्रभावी और सटीक आधार होता है। स्वभाव में विनम्रता, शब्दों में मिठास और कर्म में कर्तव्यशीलता से श्रेष्ठ संस्कार उसका परिचायक होते हैं। अर्थात ये पता चलता है कि परवरिश श्रेष्ठ संस्कारों में हुई है, क्योंकि ये सभी हमारे विचारों में बदलाव से आता है। इसलिए इन सब को बेहतर आधार देने के लिए अपने विचारों पर कार्य करना अति आवश्यक है, उनमें परिवर्तन लाना आवश्यक है। तभी आपका समय, जीवन और स्वभाव के साथ आपका व्यक्तित्व सब कुछ परिवर्तित हो सकता है, सकारात्मक बन सकता है। धर्मो यशो न योदाक्ष्यं मनोहारि सुभाषितम् इत्यादि गुणरत्नानां संग्रहीना वसीदति। धर्म, यश, नीति, दक्षता, चित्त को मोहित करने वाली मधुर वाणी जैसे उत्तम गुणों का संग्रह करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। One who is dutiful, truthful, skillful and has pleasing manners can never feel sadness. भारतीय ज्ञान परंपरा में आज बात अध्यात्म की, आध्यात्मिक शिक्षा की और शांति की, अर्थात ब्रह्म कुमारी संस्था की। महिला नेतृत्व वाला दुनिया का सबसे बड़ा ये आध्यात्मिक संगठन है जो आध्यात्मिक ज्ञान, ध्यान और चिंतन के माध्यम से पूरे विश्व को जागरूक कर उसको बेहतर बनाने का, अर्थात प्रसन्न जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। ब्रह्म कुमारी संस्थान के आध्यात्मिक विस्तार पर आधारित आइए देख लेते हैं हमारी सहयोगी लता वशिष्ठ की ये विशेष रिपोर्ट। भारत की अद्भुत आध्यात्मिक संस्कृति समूचे विश्व को सदियों से अध्यात्म और शांति का संदेश देती रही है। ऋषि मुनियों द्वारा प्रदत्त सदियों पुराने सनातन संस्कृति के शांति, सद्भाव आदि संदेशों को प्रसारित करने में अनेक विद्वानों और संस्थानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मानव कल्याण पर आधारित आध्यात्मिकता, आत्म जागरूकता, आत्मनिर्भरता और सकारात्मक विचार पर केंद्रित है एक महत्वपूर्ण विश्व प्रसिद्ध संस्थान ब्रह्मा कुमारी। हमारे यहाँ कहा जाता है आचारः परमो धर्म, आचारः परमं तपः, आचारः
परम ज्ञानम आचारात किम न साध्यते, अर्थात आचरण ही सबसे बड़ा धर्म है, आचरण ही सबसे बड़ा तप है और आचरण ही सबसे बड़ा ज्ञान है। आचरण से क्या कुछ सिद्ध नहीं हो सकता, यानी बदलाव तब होता है जब अपने कथन और करनी में, कथन को आचरण में भी उतारा जाए। और यही ब्रह्मा कुमारी संस्था की आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है। यहां हर बहन पहले कठोर तप और साधना में खुद को तपाती है। आपको तो परिचय ही विश्व और ब्रह्मांड में शांति के प्रयासों से जुड़ा है। मैं एक आत्मा हूँ, इस सार्वभौमिक विचार पर आधारित ब्रह्मा कुमारी संस्थान का मानना है कि मनुष्य एक शाश्वत आत्मा है जो शांति, प्रेम और शक्ति जैसे जन्मजात गुणों से परिपूर्ण है। ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से व्यक्तिगत परिवर्तन और एक विश्व एक परिवार की भावना को बढ़ावा देने के विचार के साथ ब्रह्मा कुमारी संस्थान अनेक वर्षों से अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर अग्रसर है। जीवन में आनंदित रहने के लिए ध्यान और योग के माध्यम से मन को शांत और स्थिर करना ब्रह्मा कुमारी के आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण भाग है। समूचे विश्व को आध्यात्मिक शिक्षा और शांति का संदेश प्रसारित करने में तत्पर ब्रह्मा कुमारी संस्था ने इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कार्य करते हुए रायपुर में शांति शिखर केंद्र की स्थापना की। शांति शिखर एक इंस्टीट्यूट है फॉर एक्सीलेंस इन लाइफ। बच्चों, युवाओं और बड़ों में भी श्रेष्ठ संस्कारों का निर्माण करने का परिश्रम के केंद्र हुए। आध्यात्मिक शिक्षा, शांति और ध्यान के इस आधुनिक केंद्र शांति शिखर का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत की महत्वपूर्ण यात्रा में ब्रह्मा कुमारी संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया। ओम शांति। ओम अर्थात ब्रह्म और संपूर्ण ब्रह्मांड, शांति अर्थात शांति की कामना। और इसलिए ब्रह्मा कुमारी के विचारों का हर किसी के अंतर्मन पर इतना प्रभाव पड़ता है, ये भारत की आध्यात्मिक चेतना का प्रकट रूप है। क्योंकि हम वो हैं जो जीव में शिव को देखते हैं। हम वो हैं जो स्व का विस्तार सर्वस्व तक करते रहते हैं। हमारे यहां हर धार्मिक अनुष्ठान जिस उद्घोष के साथ पूरा होता है, वो उद्घोष है विश्व का कल्याण हो। जो उद्घोष है प्राणियों में सद्भाव हो। ऐसी उदार सोच, ऐसा उदार चिंतन, विश्व कल्याण की भावना का आस्था से ऐसा सहज संगम, ये हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा का सहज स्वभाव है। एकता, सद्भाव आदि भारतीय ज्ञान के प्रमुख मूल्यों को बढ़ावा देने वाले ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा स्थापित ये शांति शिखर केंद्र न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए शांति के सार्थक प्रयासों का एक प्रमुख केंद्र होगा।
जो ऋषि मुनियों की इस आध्यात्मिक विरासत को अपनाकर पूरे विश्व में युगों युगों तक शांति का संदेश प्रसारित करेगा। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। आध्यात्मिकता व्यक्ति के जीवन में शांति का मार्ग दिखाती है। क्षमा करना शांति प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है। क्षमा करना वो उपकार है जो हम दूसरों पर नहीं बल्कि स्वयं पर करते हैं, क्योंकि जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो अपने मन को शांत कर पाते हैं और भविष्य में एक नए मार्ग की ओर चल पड़ते हैं, वो मार्ग जो जीवन को उन्नति की ओर ले जाता है। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। किसी को क्षमा करने से मन में शांति आती है, लेकिन उसका अनुभव हमें तब होता है जब हम क्रोध को त्याग देते हैं, क्योंकि क्रोध मन को अस्थिर करता है, जिससे हमारे मन में कई तरह के विचार चलते रहते हैं और मन अशांत हो जाता है। किंतु क्षमा करना मन को शांत करता है और सभी चिंताओं को दूर कर देता है। आजकल वातावरण में प्रदूषण का स्तर काफी अधिक है और इसका एहसास हमें तब होता है जब स्मॉग हो या धुआं या धूल के कण बहुत अधिक हो जाते हैं। वायु प्रदूषण हमें कई तरह से प्रभावित करता है। बच्चे हो या बड़े, सभी के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालता है। लेकिन जब बच्चों के स्वास्थ्य की बात आती है तो उनमें न सिर्फ अल्पकालीन बल्कि दीर्घकालीन दुष्परिणाम भी देखे जा सकते हैं। आइए समझ लेते हैं कि किस प्रकार वायु प्रदूषण का प्रभाव बच्चों पर होता है और जब वातावरण में प्रदूषण का स्तर अधिक हो तो बच्चों को लेकर क्या सावधानियां रखनी चाहिए। वायु प्रदूषण सभी के स्वास्थ्य के लिए खतरा है। विशेष तौर पर बच्चों की सेहत को अत्यधिक प्रभावित करता है, जिससे उनमें कई तरह की गंभीर बीमारियां और संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। प्रदूषित कण सिर्फ बाहर ही नहीं, घर के अंदर भी उपस्थित रहते हैं। कई वजह हैं जिससे हम कहते हैं कि बच्चों के ऊपर प्रभाव जो वयस्क होते हैं उनके बनिस्बत ज़्यादा पड़ता है। पहली वजह ये है कि बच्चों की ना सांस थोड़ी ज़्यादा तेज़ लेते हैं बच्चे एडल्ट्स के या वयस्कों के मुकाबले में। और दूसरा, क्योंकि बच्चों की हाइट कम होती है, तो जैसे अगर आप देखें अगर वो रोड पे चलेंगे, क्योंकि प्रदूषण जो होता है वो जितना सतह के ज़्यादा करीब होता है, तो जब बच्चा अगर आपके साथ हाथ पकड़ के चलेगा तो एक वयस्क से ज़्यादा बच्चा जो है उस प्रदूषण को अपनी सांस के अंदर लेगा। और इसके साथ अगर हम जोड़ें कि अभी उसकी इम्यूनिटी पूरी तरह डेवलप नहीं है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी पूरी तरह से विकसित नहीं है, तो उस बच्चे पे इस प्रदूषण का अधिक प्रभाव पड़ता है। शिशुओं और बच्चों के लिए अधिक हानिकारक होता है वायु प्रदूषण। गर्भस्थ शिशु पर भी इसके दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं। ऐसे बच्चों में जन्म के बाद श्वसन समस्याओं का खतरा अधिक होता है। कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले बच्चों पर अधिक जटिल और गंभीर परिणाम होते हैं। इसके दुष्प्रभाव अल्पकालीन और दीर्घकालीन हो सकते हैं। क्या बच्चा खेल पा रहा है, क्या बच्चा मुस्कुरा रहा है, क्या बच्चा सो पा रहा है,
क्या बच्चा खा पी पा रहा है। अगर ये 3 चीज़ें कोई बच्चा कर रहा है तो आप कह सकते हैं कि जो भी दिक्कत है शायद वो इतनी बड़ी नहीं है कि आपको एकदम से अस्पताल या किसी विशेषज्ञ के पास जाना पड़े। पर अगर किसी सांस की दिक्कत से, जो कि सिंपल खांसी हो सकती है, नाक से पानी आना, छींके होना, अगर इनमें से किसी की वजह से ये 3 चीज़ों पे असर आ जाए तो आपको ऐसे में एक विशेषज्ञ से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। आमतौर पर जो दवाइयाँ होती हैं वो 2 तरह के देखी जाती हैं कि अगर बच्चे को इस समय कोई परेशानी है सांस की या ज़ुकाम की या जो भी दिक्कतें हैं, उस समय एकदम से इलाज दिया जाता है ताकि एकदम से रिलीफ आए, ताकि एकदम से बच्चे को आराम मिले। उसके बाद जो इलाज डाला जाता है वो उन बच्चों के लिए होता है जिनको ये दिक्कत बहुत जल्दी होती है, दे आर प्रीडिस्पोज्ड टू एलर्जीज, जिनको कि अंदर आनुवांशिक तौर पर एट रिस्क होते हैं एलर्जीज़ के। उनके साथ जब भी पोल्यूशन होगा, ठंड का मौसम आएगा, तो उनके चांस ज़्यादा होते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस यानी कि नाक की एलर्जी के सिम्टम आ जाएं, जिसका मतलब है छींके आना, नाक से पानी आना। और ये अगर उसको दमे के लिए की दिक्कत है तो ये बहुत ज़्यादा चांस है कि उसको बार बार सांस फूलना, लंबी खांसी आना, जिसकी असरात डिस्टर्ब होना, ये सारे सिम्टम आए। प्रदूषण के दुष्प्रभाव कई तरह से बच्चों पर हो सकते हैं। छोटे बच्चों के फेफड़े अभी विकसित हो रहे होते हैं और उनकी श्वसन दर वयस्कों की तुलना में अधिक होती है, इसलिए प्रदूषित कण अधिक मात्रा में उनके श्वसन तंत्र में प्रवेश कर जाते हैं। प्रदूषण के कारण बच्चों में न केवल दमा, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया जैसे श्वसन संक्रमणों की संभावना बढ़ती है, बल्कि उनके मस्तिष्क के विकास पर भी प्रभाव हो सकता है, जिससे आगे चलकर उनमें एकाग्रता में कमी और कम बुद्धिमत्ता जैसी समस्याओं का जोखिम बढ़ जाता है। ये प्रदूषण बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अधिक गंभीर सिद्ध हो सकता है। ऐसे में माता पिता के लिए आवश्यक है कि बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। हमने आजकल देखा है कि काफ़ी लोग घर पे ही नेबुलाइज़र रखते हैं और नेबुलाइज करते हैं। छोटे बच्चों में हम आमतौर पर कहते हैं कि अगर बच्चा इतना ख़राब है कि आपको हर 2-3 घंटे में उसे नेबुलाइज करना पड़ जाए तो बेहतर है कि वो अस्पताल में रहे, क्योंकि उसके बाद कब कितनी हालत ख़राब होगी वो कहना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। नेबुलाइज़र में जो बड़ा रिस्क होता है कि वो नेबुलाइज़र आप बार बार यूज़ कर रहे होते हैं, उसी के अंदर फंगस का पैदा होना, इन्फेक्शंस का पैदा होना, वो बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि किसी भी कीटाणु को पैदा होने के लिए और ग्रो करने के लिए 2 ही चीज़ें चाहिए होती हैं, एक अच्छी हवा और एक मॉइस्चर। तो ये नेबुलाइज़र वो दोनों ही चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो अगर आपने नेबुलाइज़र को ठीक से मेंटेन नहीं किया तो उसी की वजह से बच्चों को फंगल इन्फेक्शन और उनके रिस्क बढ़ जाते हैं। तो आप नेबुलाइज़र इस्तेमाल ना करें, अगर लगेगा तो विशेषज्ञ की सलाह से MDI का इस्तेमाल करें। प्रदूषण में उपस्थित जहरीले कण बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को भी कमजोर कर देते हैं, जिस वजह से बच्चों को बार बार खांसी, जुकाम, गले में खराश और वायरल संक्रमण होने लगते हैं। 5 साल से कम आयु के बच्चों के लिए ये स्थिति अधिक गंभीर और जानलेवा भी सिद्ध हो सकती है। बच्चों को प्रदूषित वातावरण से दूर रखें। साथ ही जब वातावरण में प्रदूषण का स्तर अधिक हो तो बच्चों को घर से बाहर न ले जाएं। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है और इससे होने वाली जटिलताओं से बच्चों को बचाया जा सकता है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। यदि रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो तो न सिर्फ रोगों और संक्रमण की संभावना कम होती है, बल्कि अगर कोई रोग हो जाता है तो उसका प्रभाव भी कम होता है, अर्थात वो जल्दी ठीक हो जाता है। ठीक ऐसा ही संबंधों में भी है। गलतियां और त्रुटियां सबसे होती हैं, लेकिन जब आप उसको क्षमा कर देते हैं तो संबंध और भी शक्तिशाली हो जाते हैं। कहा जाता है कि सेहतमंद रहने के लिए अपने आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आयुर्वेद में इसके लिए कुछ आयुर्वेदिक मंत्र बताए गए हैं, कुछ औषधियां बताई गई हैं और कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ बताए गए हैं जिनमें बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। आंवला एक ऐसा ही खाद्य पदार्थ है जिसके औषधीय महत्व को समझना अति उपयोगी होता है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और त्वचा व बालों से संबंधित कई तरह की समस्याओं की संभावना को कम करता है, उनकी सेहत को बेहतर करता है। आइए जान लेते हैं आंवला का सेवन किस प्रकार से करना चाहिए और इसके गुणों के बारे में क्या कहता है आयुर्वेद ज्ञान, अर्थात हमारा आयुर्वेद मंत्र। आंवला क्यों इतना अद्भुत है? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 5 तरह के रस हैं, केवल लवण रस नहीं होता है, और ये आपके शरीर के अंदर जाकर के जितनी भी विष है उसको तो निकालता है,
कफ को भी ठीक कर देता है, वात को भी ठीक कर देता है, पित्त को भी ठीक कर देता है। और इसका फल यदि आप चबा करके खाते हैं, तो उसको फल को भी यदि आप ऐसे ही खा लें, तो ये आपके गले के अंदर होने वाली जितनी भी गंदगी है उसको भी साफ कर देता है। पेट के अंदर होने वाली जितना भी इन्फ्लेमेशन है उसको भी ठीक कर देता है। और तो और आपकी त्वचा में एक निखार देता है। इतना ही नहीं, इससे आपके अंदर कोई भी जो रिंकल्स आने की समस्या है वह भी नहीं रहती। हो सके तो 3 चम्मच या 4 चम्मच आंवले के चूर्ण को एक बाल्टी खौलते पानी में डाल के, यदि अंत में भी आप उससे नहा लें या आंवले के चूर्ण को शरीर पर मलने के बाद में 2 मिनट बैठ के फिर गर्म जल से स्नान करें, तो सर्दियों में आप देखेंगे कि जो लोगों को बहुत सारी स्किन केयरिंग क्रीम्स लगानी पड़ती हैं, लोशंस लगाने पड़ते हैं, मॉइस्चराइजर्स लगाने पड़ते हैं, उनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये डेड स्किन को रिमूव करके स्किन को अलाइव बनाता है। यह निधि आपके और आपके परिवार को स्वस्थ बनाएगी। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जय धन्वंतरि। बुराई को अच्छाई से ही जीता जा सकता है। बुराई का बदला लेने की बजाय क्षमा करना ही बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है। जो शत्रु को क्षमा कर देता है वो स्वयं का जो है शांति लाता है जीवन में और अपने हाथों में शांति की शक्ति को बढ़ाता है। और ऐसा व्यक्ति इतना शक्तिवान हो जाता है कि दूसरे अर्थात बुराई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और यही जीवन का वास्तविक और सर्वोत्तम ज्ञान है। संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए आइए चलते हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर देवेश द्विवेदी के साथ संस्कृत पाठशाला। नमो नमः मित्राणि। भाषा प्रभागस्य एतस्यां संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत कक्षा में आज हम यात्रा से वापस आए किसी परिचित से होने वाले संवाद को कुछ वाक्यों के माध्यम से संस्कृत में बोलना सीखेंगे। हमें यदि पूछना हो कब आए, तो हम कहेंगे कदा आगतवान। कदा आगतवान। क्या आज सवेरे आए? यदि इस वाक्य को संस्कृत में बोलना हो तो कहेंगे किम अद्य प्रातः आगतवान। किम अद्य प्रातः आगतवान। यदि पूछना हो यात्रा कैसी रही, तो कहेंगे कथम आसीत् प्रवासः। कथम आसीत् प्रवासः। यात्रा के लिए संस्कृत में प्रवासः इस पद का प्रयोग किया जाता है। वैसे यात्रा शब्द भी संस्कृत का ही शब्द है। यदि कहना हो यात्रा व्यवस्था तो ठीक थी, तो संस्कृत में कहेंगे प्रवास व्यवस्था तु समीचीना स्यात्। प्रवास व्यवस्था तु समीचीना स्यात्। कितने दिनों की यात्रा थी? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे कति दिनानां प्रवासः आसीत्। कति दिनानां प्रवासः आसीत्। क्या अकेले गए थे? इसे संस्कृत में कहना हो तो कहेंगे किम एकाकी गतवान। किम एकाकी गतवान। यदि कहना हो नहीं नहीं परिवार के साथ गया था, तो संस्कृत में कहेंगे नैव सपरिवारम गतवान आसम। नैव सपरिवारम गतवान आसम। रास्ते में एक दुर्घटना हुई। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे मार्ग मध्ये दुर्घटना संजाता। मार्ग मध्ये दुर्घटना संजाता। किसी को कोई चोट नहीं आई। विशेषतया कोपि न आहतः। विशेषतया कोपि न आहतः। यदि हमें वाक्य बनाना हो 3 दिन वहां रुके, तो इसे संस्कृत में कहेंगे दिनत्रयम तत्र स्थितवन्तः। दिनत्रयम तत्र स्थितवन्तः। क्या इतना ही सामान है? यदि यह पूछना हो तो संस्कृत में पूछेंगे वस्तूनि एतावन्ति एव किम। वस्तूनि एतावन्ति एव किम। अरे बहुत थक गया हूं। अत्यंतम श्रान्तः अस्मि भोः। अत्यंतम श्रान्तः अस्मि भोः। यदि वाक्य हो कौन प्रतीक्षा कर रहा है, तो संस्कृत में कहेंगे कः प्रतीक्षते भोः। कः प्रतीक्षते भोः। यदि वाक्य बनाना हो ऑटो रिक्शा में चलते हैं,
तो संस्कृत में कहेंगे त्रिचक्रिका यानेन चलामः। त्रिचक्रिका यानेन चलामः। क्यों व्यर्थ खर्च करें? यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे किमर्थम वृथा व्ययः इति। किमर्थम वृथा व्ययः इति। वहां क्या क्या देखा? यदि यह पूछना हो तो संस्कृत में पूछेंगे तत्र किम किम दृष्टवान। तत्र किम किम दृष्टवान। यदि वाक्य हो बहुत से स्थान देखे तो संस्कृत में कहेंगे विविधानि स्थलानि दृष्टवान। विविधानि स्थलानि दृष्टवान। जानते हो बहुत सुंदर था। संस्कृत में कहेंगे जानाति किम अति सुंदरम आसीत्। जानाति किम अति सुंदरम आसीत्। मित्रों, आशा है सिखाए जा रहे वाक्यों को आपने भी मेरे साथ जोर जोर से बोला होगा। आज के सिखाए गए वाक्यों को ध्यान करते हुए आप करते रहिए अभ्यास। सीखने के क्रम में कुछ और नए विषय, नए वाक्य लेकर होंगे आपके समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कारः, नमो नमः, पुनः मिलामः। संस्कृत देता है हमें जीवन का ज्ञान, जो है हमारी संस्कृति की पहचान। इसलिए संस्कृत का ज्ञान अर्जित करना उपयोगी है और उसको अपने जीवन में निरंतर प्रयोग करते रहना भी उपयोगी है, क्योंकि इसी से बार बार अभ्यास से ही आप उसमें कुशल हो सकते हैं। क्योंकि कुशलता जीवन में तभी आती है जब व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। इसलिए जीवन में ज्ञान अर्जित कीजिए, साथ ही उसका प्रयोग जीवन को उत्तम बनाने के लिए भी करते रहिए। तभी आपके जीवन का विस्तार होगा, जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी और जीवन परिवर्तित हो सकता है। कहते हैं जीवन में करुणा से बड़प्पन, सहानुभूति से सुंदरता और क्षमा से अनुग्रह आता है। क्षमा करना कायरता नहीं बल्कि वीरता का प्रतीक है। ये एक शक्तिशाली गुण है जो मनुष्य को सहनशीलता, समता और उदारता की ओर ले जाता है। यदि आप वास्तविकता में अपने संबंधों को प्रेम पूर्ण बनाना चाहते हैं तो आपको दूसरों को क्षमा करना सीखना होगा। क्षमा प्रेम का सबसे सुंदर रूप है जो शांति और संतुष्टि प्रदान करता है। छोटा सा संसार, गलतियां हैं अपार, आपके पास है क्षमा का अधिकार। क्षमा उस पुष्प के समान है जो मुरझाने के बाद या किसी के चरणों के नीचे आने के बाद भी निरंतर सुगंधित करता रहता है। इसलिए आप भी दूसरों को उतनी जल्दी क्षमा करें जितनी जल्दी आप ऊपर वाले से स्वयं के लिए क्षमा मंगवाना चाहते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।